नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शशि शरण सर ऑफिशियल पर। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा और उसकी हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। आज आप सबके लिए होने वाला है एक स्पेशल अनाउंसमेंट। जी हां दोस्तों, हम आज की क्लास में करने वाले हैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट। तो बने रहिएगा इस सेशन के अंदर में। आपको मिलने वाला है एक बहुत बड़ा तोहफा हमारी पूरी टीम की तरफ से, यानी शशि शरण सर के साथ साथ द ऑफिसर्स एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से। तो आज बहुत कुछ होने वाला है खास। बीच सेशन में बताएंगे आपको कि क्या है वो बात खास, क्या है वो स्पेशल अनाउंसमेंट। लेकिन उससे पहले बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हमारा वो व्हाट्सएप वाला काम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप पे हम कैसे जुड़ें। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में कमेंट बॉक्स में ऊपर व्हाट्सएप के कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के बाद मैं आपको यह बात याद दिला सकता हूं कि इस क्लास की कल वाली क्लास की भी बोर्ड पीडीएफ बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे। कल वाली क्लास की भी बोर्ड पीडीएफ बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे। उन बोर्ड पीडीएफ को भी उसी टीम में डाल दिया जाएगा, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी मेरे क्लासेस के नए अपडेट होंगे, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण सूचना होगी जो मुझे देना है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। बाकी एक मेरे भाई हैं जो कह रहे हैं, एक मेरे भाई हैं कि कह रहे हैं, महबूब जी हैं, महबूब 786, उनकी बातों से क्लास की पंक्तियों से शुरू करता हूं। वो कह रहे हैं कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो मैं तो कहता हूं कि भाई इनके इस कमेंट को कॉपी करके रख लिया जाए, और जहां भी बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ये कमेंट में जो है बच्चे आपके बच्चों को, आपके भाइयों को जरूर सुनाऊंगा। चलिए, तो बस यहीं तक हमने बात कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए, बिना रुके। आज कुछ एक बहुत अच्छी घोषणा होने वाली है जो आपके चेहरे पर मुस्कान को बढ़ा देगी। बने रहिएगा सेशन में, बीच बीच में वो घोषणा आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। थोड़े आज क्वालिटी क्वेश्चन रखे गए हैं और वो प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जहां आपको काफी लाभ मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, आराम से प्रश्न का उत्तर देना है। दलित आंदोलन, देखिए इससे संबंधित चाहे वो आप टीआरई 1 के एग्जाम की बात कर लें, चाहे वो टीआरई 2 की बात कर लें या टीआरई 3 की बात कर लें, इन तीनों परीक्षाओं के अंदर में दलित आंदोलन से संबंधित कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। तो दलित आंदोलन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। पहला कथन लेना है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिन्होंने 1930 में दलितों को दलित वर्ग संघ में संगठित किया, दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की को लेकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी से भिड़ गए थे। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या यह कथन सही है। तो अगर आपने पेड बैच में हमारी क्लासेस करी हैं तो आपको पता होगा साथियों कि यह करेक्ट स्टेटमेंट है या रॉन्ग है। दूसरी बात कह रहा है कि यह संघर्ष सितंबर 1932 के पुणे समझौते के द्वारा समाप्त हुआ, तो यह भी जो है करेक्ट है। अब साथियों सवाल यह उठता है कि जब हम दलितों के आंदोलन की बात करते हैं तो बिहार के अंदर में नहीं, भारतवर्ष के अंदर में दलितों के एक बड़े नेता और एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में हम किसे देखते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठता होगा और वो सवाल बड़ा लाजमी भी है। वो सवाल क्या है साथियों कि आखिर अंबेडकर का दलितों से जो लगाव था वो भारत में छुपा हुआ नहीं है। अगर आज भारत में दलित वर्ग का उत्थान हो रहा है, आज अगर दलित मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत योगदान है। हम नमन करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। अब साथियों बात करते हैं कि आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूरा मामला क्या था, और उस पूरे मामले को समझने के लिए दोस्तों आपको चलना पड़ेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करते हैं तो जरा एक क्रोनोलॉजी सजा लीजिए। टीआरई 2 का क्वेश्चन भी है साथियों, जरा मैं आपसे कहता हूं कि एक क्रोनोलॉजी आप सजा लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें 5 स्टेप हैं और मैं चाहता हूं कि जिस क्रम में मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं इसी क्रम में चीजें आपको याद होनी चाहिए। मतलब कहने का यही है कि मैं चाहता हूं कि इसकी क्रोनोलॉजी, क्योंकि एग्जाम के अंदर में सवाल पूछता है कि क्रमानुक्रम सजाइए। एग्जाम में क्या सवाल पूछता है कि क्रम के अनुसार सजाइए। तो वैसी परिस्थिति में सबसे पहला क्या होता है जरा बताना। सबसे पहला होता है दांडी मार्च। जरा सभी लोग मेरे दोस्त जो हैं दांडी यात्रा का डेट कमेंट करें। दांडी यात्रा के बाद साथियों क्या होता है, तो आप भी जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता। इसी ऑर्डर में आपको याद करना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, गांधी इरविन समझौता होता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं प्लेन पेपर पर एक एक चीज आज पूरा डिटेल में समझा दूं। तीसरा जो है साथियों गांधी इरविन समझौता के बाद क्या होता है, सॉरी दूसरा जो है गांधी इरविन नहीं, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है।
ये लाइन से याद रखना, एग्जाम में सजाने के लिए देता है। तीसरे नंबर पर क्या होता है, वहां से जब फेलियर होता है तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है। जरा कमेंट करके बताना कि ये किस डेट को हुआ था। सभी लोग कमेंट करके बताइए, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। चौथे नंबर पे जब गांधी इरविन समझौता होता है, यहीं से एग्जाम में कंफ्यूजन बढ़ता है और यहीं से एग्जाम में बच्चे गलती भी करते हैं। उसके बाद होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या होता है भाई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद मामला यहीं से एग्जाम में गलती होती है और अगला मामला आता है, वो होता है सांप्रदायिक पंचाट। सभी लोग कमेंट करेंगे सांप्रदायिक पंचाट यानी कॉम्युनल अवार्ड। अभी एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में। इसी के बाद साथियों पूना समझौता होता है। इसी के बाद क्या होता है? तो इसी के बाद साथियों पूना समझौता होता है, पूना समझौता। और इसी पुणे समझौते के ठीक बाद, इसी पूना समझौता के ठीक बाद क्या होता है दोस्तों? तो इसी पूना समझौता के ठीक बाद एक और होता है जिसे आप कहते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब कितने लोग चाहते हैं कि इसको पूरे डिटेल में बता दिया जाए? तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पूरे डिटेल के अंदर में। साथियों, जब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो यहां से बहुत सारे सवाल जो है यहां से पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं। ऐप की क्लास कल सुबह से शुरू हो जाएगी। कल सुबह 8 बजे मेरी क्लास ऐप पे लगी हुई है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। कल सुबह 8 बजे हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है ऐप के ऊपर, ठीक है। अब 2-3 बात समझिए। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फंसता कहां पे है? तो ये फंसता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और ये क्वेश्चन फंसता है सांप्रदायिक पंचाट में। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है तीसरा कॉन्सेप्ट है पूना समझौता का। तो सबसे पहले अगर आप मुझे कहें तो मैं सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ताकि आप उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर में बहुत कुछ सीख पाएं, बहुत कुछ समझ पाएं और डिटेल में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझ पाएं। अगर आप मुझे कहें तो मैं अभी मैं ये चाहता हूं कि मैं जो ये अधिवेशन है, इस अधिवेशन के बारे में मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मैं डिटेल में आपको साथियों क्या करूं, तो डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अगर आप कहें तो मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिटेल में यहां डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो उससे पहले आपको जानना चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन साथियों आपको याद होगा, डेट केवल बता दीजिए, बस मैं इतना सुनना चाहता हूं। प्लेन शीट पर एक्सप्लेन करता हूं, मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। आप जानते हैं, सिर्फ मुझे डेट पूछना है आपसे, क्योंकि ये एग्जाम का सवाल है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो मुझे बताना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कितने तारीख से कितने तारीख तक चला था। डेट बताइए साथियों। 12 नवंबर 1930। सभी लोग कमेंट करेंगे, 12 नवंबर 1930 से लेकर के कब तक? तो 19 जनवरी तक। बहुत लोग 19 दिसंबर एग्जाम में टिक कर देते हैं, ये डेट याद होना चाहिए। 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। इससे ज्यादा हम कुछ यहां पर नहीं जानेंगे। हम बातचीत करेंगे, अपनी फोकस कहां रखेंगे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में। जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो आपको पता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर में क्या मामला आता है। तो आपको पता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर में मामला क्या आता है। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में आपको याद होगा, मैंने क्लास में पढ़ाया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लेता है। उसके बाद साथियों गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है और तब जाकर गांधी क्या होते हैं? तो गांधी जेल से रिहा होते हैं। और जब गांधी जेल से रिहा होते हैं तो जेल से रिहा होने के बाद क्या होता है? तो गांधी इरविन समझौता होता है। जेल से रिहा होने के बाद क्या होता है? तो गांधी इरविन समझौता होता है। और जब गांधी इरविन समझौता होता है तो उसी गांधी इरविन समझौते के अंदर में यह तय होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई ना कोई प्रतिनिधि भाग लेगा। एग्जाम में यही पूछता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला सवाल, यहां से मैं 10 सवाल बताऊंगा, 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और वो 10 के 10 सवाल जो है आपके पेपर में छपेंगे। पहला जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये कब से कब तक आयोजित हुआ। तो सभी लोग कमेंट करेंगे साथियों 7 सितंबर। सभी लोग कमेंट करिए 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर तक चला, ये 1 दिसंबर 1931 तक। अब सवाल ये उठता है कि 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक ये कहां चला। तो आप भी जानते हैं कि ये लंदन का जो स्थान था वो हुआ करता था। सभी लोग कमेंट करें सेंट जेम्स पैलेस के अंदर में। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ करता था। इसी सेंट जेम्स पैलेस में लंदन में यह आयोजन किया गया था। उसके अलावा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आप भी जानते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। और आपसे एग्जाम में पूछता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे, तो ध्यान रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी ये ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे।
जब इस गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई तो इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? आपको पता है कि कांग्रेस में पहला कोई भाग नहीं लिया था। एग्जाम में पूछेगा कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो आप सभी लोग कहेंगे महात्मा गांधी ने किया, महात्मा गांधी ने किया। अब यहां से दो सवाल बनते हैं जो दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछता है कि महात्मा गांधी, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बहुत सारे लोग एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कि महात्मा गांधी जब यहां पे गए थे तो महात्मा गांधी के जाने वाले जहाज का नाम क्या था, और जब महात्मा गांधी वापस आए तो वापस आने वाले जहाज का नाम क्या था? मैं चाहता हूं कि आप दोनों का उत्तर दें, आप दोनों का उत्तर दें, आप दोनों का उत्तर दें। तो जाने वाले जहाज का नाम था SS राजपुताना, SS राजपुताना। सभी लोग कमेंट करेंगे, इस जहाज का नाम याद होना चाहिए। एग्जाम में बीपीएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है कि कौन सा जहाज था, तो SS राजपुताना। वापस आने के जहाज का नाम साथियों बेसांटियाना हुआ करता था, बेसांटियाना। बेसांटियाना नाम का जहाज था जो इटली का जहाज था, और इसी इटली के जहाज से महात्मा गांधी वापस लौटे थे। और जो आपका ये दलितों से संबंधित प्रश्न है यहीं से निकलकर आएगा। अब एक बात और समझा देता हूं कि यहां पर बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वो महत्वपूर्ण नेता कौन थे जो उन्होंने भाग लिया। एक महिला नेता का भी नाम पूछेगा। तो आप समझिए कि यहां पर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर में जो महत्वपूर्ण नेता थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर साथियों महात्मा गांधी गए हुए थे। महात्मा गांधी यहां पर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो याद रखेंगे INC का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके अलावा साथियों आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना, एग्जाम में पूछेगा कि जिन्ना जो है किसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जिन्ना जो है मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तीसरे नंबर में पूछेगा साथियों, तीसरे नंबर में पूछेगा कि मदन मोहन मालवीय साथियों किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो मदन मोहन मालवीय यहां पर उपलब्ध थे। और मदन मोहन मालवीय जो है किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नेता थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम था? तेज बहादुर सप्रू नाम हुआ करता था। और तेज बहादुर सप्रू उदारवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उदारवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके अलावा कई किताबों में कई नाम मिलेंगे। एक नाम जो पूछता है कि सरोजनी नायडू किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो सभी लोग कमेंट करेंगे कि सरोजनी नायडू महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसके बाद पूछता है कि डॉक्टर BR अंबेडकर किसका कर रहे थे, डॉक्टर BR अंबेडकर किसका कर रहे थे। एक स्पेशल अनाउंसमेंट होगा आज, मिस मत करिएगा, मिस मत करिएगा। BR अंबेडकर जो है किसका कर रहे थे, तो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे। KT पॉल किसका कर रहे थे, तो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पॉल कर रहे थे। प्यारेलाल नैयर हुआ करते थे, महादेव देसाई हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन एग्जाम में एक सवाल पूछेगा, चैलेंज वाला क्वेश्चन दूं क्या? एक क्वेश्चन दूं जिसमें मैं आपको चैलेंज करूं, एक क्वेश्चन दूं चैलेंज वाला। चलो एक चैलेंजर क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, एक चैलेंजर क्वेश्चन है। चैलेंजर क्वेश्चन का मतलब यह होता है कि जिस व्यक्ति ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया उसका नाम मैं लूंगा। पहला बस इतना ही सवाल है कि जब द्वितीय गोलमेज में गांधी जी भाग लेने गए, तो गांधी जी कहां रुके थे? एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, गांधी जी, अगर आपने घटना चक्र बनाया है तो आप बता देंगे गांधी जी कहां रुके थे, कहां रुके थे। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कि गांधी जी कहां रुके थे, गांधी जी कहां रुके थे। इस बात का आपको उत्तर देना है कि महात्मा गांधी जो हैं कहां रुके थे। अभी तक उत्तर नहीं आया है मेरे दोस्त, अभी तक उत्तर नहीं आया है। सर राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है वो पढ़ा दीजिए। भाई राष्ट्रपति अगर कहिए तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति का अगर आप कहिएगा, अगर आप राष्ट्रपति कहिएगा तो हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति आएगा तो आगे पढ़ लेंगे, है ना। बता देता हूं थोड़ी देर में, पहले इसको क्लियर कर देता हूं फिर राष्ट्रपति। चलो आज राष्ट्रपति के बारे में 20 क्वेश्चन बताऊंगा राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन यहां ध्यान दो। अब ये एग्जाम के अंदर पूछेगा कि गांधी जी कहां रुके थे, तो आप क्या उत्तर देंगे बताइए जरा। किंग्सले हॉल में रुके थे। बहुत सही उत्तर आने लगा मेरे दोस्तों का, किंग्सले हॉल। सभी लोग इसको किंग्सले हॉल, सभी लोग क्लियर कमेंट करें। किंग्सले हॉल लंदन के अंदर में महात्मा गांधी रुके थे। महात्मा गांधी कहां रुके थे, तो लंदन के अंदर में रुके थे। खैर ये जब बैठक शुरू हुई तो बैठक शुरू होने के बाद एक विवाद हुआ था। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि ये जो बैठक शुरू हुई, इस बैठक शुरू होने के बाद विवाद हुआ, और विवाद मूलतः जो है महात्मा गांधी और उनके साथ दलितों के प्रतिनिधित्व अंबेडकर के रूप में हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने यहां पर क्या मांग लिया, यहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। एग्जाम में पूछेगा कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन
निर्वाचन की मांग कहां की गई थी? तो यहीं पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई, पृथक निर्वाचन की मांग की गई। जैसे ही इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, गांधी जी नाराज हो गए और गांधी जी ने कहा कि ऐसे दलितों का उत्थान नहीं हो सकता है। अगर आप बात बात पे पृथक निर्वाचन मांगेंगे तो वैसी परिस्थिति के अंदर में महात्मा गांधी को उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है, महात्मा गांधी ने कहा। अब इसी बात पर जो है, इसी बात पर दोनों के बीच में विवाद हो गया, और जब विवाद हुआ तो महात्मा गांधी नाराज हो गए, और महात्मा गांधी नाराज होकर 1 दिसंबर को वहां से चले। 1 दिसंबर 1931 को लंदन से चले थे, ध्यान रखिएगा, लंदन से चले। एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी भारत कब पहुंचे? सभी बच्चे कमेंट करेंगे 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1931 को महात्मा गांधी कहां पहुंचे? तो बॉम्बे पहुंचे साथियों। और बॉम्बे के जब तट पे पहुंचे, बॉम्बे के तट पे पहुंचे, तो यहां से एग्जाम में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी जब यहां पहुंचे तो लाखों लोग महात्मा गांधी का इंतजार कर रहे थे, लाखों लोग महात्मा गांधी का इंतजार कर रहे थे। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, महात्मा गांधी ने यहां पे क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा, मैं लिख दूं क्या? महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि मैं भारत खाली हाथ तो जरूर लौटा हूं। एग्जाम में पूछता है, मैं भारत खाली हाथ तो जरूर लौटा हूं, खाली हाथ तो जरूर लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत का, लेकिन मैंने भारत की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया, लेकिन मैंने भारत की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। एग्जाम में पूछेगा, जरा आप लोग भी बताइए, एग्जाम में अगर पूछेगा कि यह कथन किसका है, तो आंसर क्या होगा? यह कथन महात्मा गांधी का है। अच्छा, एक और बात समझना जरा पे कि व्हाट्सएप का जो लिंक है, मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप है, वो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जिनको भी मेरी इस क्लास का नोट्स चाहिए, मेरी इस क्लास का बोर्ड पीडीएफ चाहिए, या वो बच्चे मेरे द्वारा दिए गए फ्री कंटेंट को लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप का ऊपर में लिंक पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक होकर जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि फुल हो जाएगा तो फिर हम लोग दूसरा व्यवस्था करेंगे, लेकिन तत्काल आप कोशिश कीजिए कि फुल नहीं हो, ठीक है। अब यहां पर सुनिए, जब महात्मा गांधी वापस लौटने के बाद अंग्रेजों ने देखा कि इनका काम तो हो गया। वापस से महात्मा गांधी को 4 जनवरी को, कितने जनवरी को? 4 जनवरी को महात्मा गांधी को वापस से अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया महात्मा गांधी को। और यही वाला क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा था, गिरफ्तार करके पुणे के किस जेल में डाला गया? तो पुणे के यरवड़ा जेल में। सभी लोग कमेंट करें यरवड़ा जेल, सभी लोग कमेंट करेंगे पूना के यरवड़ा जेल में। डेट भी पूछता है तो डेट सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, 4 जनवरी 1932। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस बैठक को 1 दिसंबर को खत्म कर दिया गया और कहा गया कि सब लोग वापस लौट जाइए। जब लोग वापस लौट गए तो उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि अब जो है मामला मेरे हाथ में है। जब मामला मेरे हाथ में है, तब उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने साथियों 16 अगस्त को, कितने तारीख को जरा मुझे बताना? 16 अगस्त को 1905 नहीं, 16 अगस्त 1932 को एक पंचाट जारी किया, जिसका नाम था सांप्रदायिक पंचाट। क्या नाम था? सांप्रदायिक पंचाट। लेकिन मैं यहां पर एक और बात, चैलेंजर क्वेश्चन देता हूं, एक और चैलेंजर क्वेश्चन देना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि यह किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, लेकिन उनमें कोई अस्तर नहीं है। एग्जाम में एक सवाल पूछेगा, क्या कह रहा है भाई? एग्जाम में एक सवाल पूछेगा, 4 जून अरेस्ट, वेरी गुड। एग्जाम में एक स्टेटमेंट पूछेगा, आप कहेंगे शशि सर आप तो यार इतना कथन कहां से लाते हो? मैं आपके लिए दिन भर मेहनत कर रहा हूं, आप चिंता मत करो। एक पूछेगा कि यह कथन किसका है। एग्जाम में आजकल बीपीएससी का ये ट्रेंड हो गया है स्टेटमेंट पूछने का। आपसे वो कथन क्या पूछेगा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति, महात्मा गांधी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति, छ कैसे लिखाएगा? क्षणिक, ऐसे क्षणिक, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है भाई, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति। अगर गलत लिखा है तो बता दो, मैं सही कर दूंगा, है ना। मैंने ये क्षणिक लिखा है, अगर गलत लिखा है तो बता दो। क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, धूल उड़ाते हैं, लेकिन कोई अस्तर नहीं है, लेकिन कोई अस्तर नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है स्तर नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? एग्जाम में अगर पूछ दे तो कहना हम शशि शरण के बच्चे हैं, शशि शरण सर के स्टूडेंट हैं। ये जो है अंबेडकर ने कहा था, अंबेडकर ने
अंबेडकर ने किसके बारे में कहा था? तो अंबेडकर ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था। मतलब वो गांधी जी से नाराज थे। और जानते हैं ये टिप्पणी ठीक 2 दिन पहले यानी 14 अगस्त, सभी लोग डेट कमेंट करिए, 14 अगस्त 1932 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये बात दिया था। अब जैसे ही ये बात दी गई साथियों, जैसे ही ये बात दी गई साथियों, उसके बाद मामला ही बदल गया। इसका बस रिजल्ट इतना ही आया साथियों कि महात्मा गांधी ने घोषणा की थी। यहां पर महात्मा गांधी जब यहां से लौट के आए, टीआरई 2 का क्वेश्चन है, एकदम याद आ गया मुझे। 3 जनवरी को महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को इन्होंने घोषणा की कि मैं द्वितीय सविनय अवज्ञा, यही आया था ना, याद है ना, यही क्वेश्चन आया था। तो बच्चे कहे कि दोबारा सविनय अवज्ञा कहां आया? यहीं पर आया जब गांधी नाराज होकर आए तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम क्या करेंगे, 3 जनवरी को इन्होंने कहा कि शुरुआत करेंगे। अगले ही दिन अंग्रेजों ने इन्हें उठा के जेल में डाल दिया। 4 तारीख को क्या कर दिया, इन्हें जेल में डाल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इसके बाद यहां 14 अगस्त की बात आई, 16 अगस्त को अंग्रेजों का एक आदेश आया। क्या आया भाई? 16 अगस्त 1932 को अंग्रेजों का एक आदेश आया। और उस आदेश को किस नाम से जाना गया? तो उस आदेश को कहा गया कॉम्युनल अवार्ड। क्या कहा गया? कॉम्युनल अवार्ड कहा गया दोस्तों, कॉम्युनल अवार्ड। उसी को हिंदी में क्या कहा गया? सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अंदर में क्या व्यवस्था की? तो इसका जो कथन था, इसके अंदर में व्यवस्था की गई, अंग्रेजों ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की। दलितों के लिए क्या किया? पृथक निर्वाचन की। अंग्रेजों ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की। अब जैसे ही ये घोषणा हुई, भारत के अंदर में दलित वर्ग में खुशी का माहौल आ गया कि अब दलितों का पृथक निर्वाचन मिलने वाला है। लेकिन यहां पर एक और घटना घटी। और इसी समय साथियों 16 अगस्त को महात्मा गांधी कहां हैं? तो महात्मा गांधी पुणे के यरवड़ा जेल में हैं। महात्मा गांधी कहां पे हैं? तो महात्मा गांधी पुणे के यरवड़ा जेल में हैं। यहां से 4 सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 4 सवाल पूछे जाएंगे। 16 अगस्त को यह घोषणा हुई और महात्मा गांधी को यह खबर कब मिली? तो महात्मा गांधी को यह खबर मिली 20 अगस्त को। कितने तारीख को जरा बताना? 20 अगस्त को महात्मा गांधी को खबर मिली। और जब 20 अगस्त को महात्मा गांधी को खबर मिली, यहां से 4 डेट लिखूंगा, चारों डेट याद होना चाहिए सभी लोगों को। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सांप्रदायिक पंचाट कब? तो 16 अगस्त, ठीक है। अगला 20 अगस्त को महात्मा गांधी को यह खबर मिली। महात्मा गांधी को यह खबर मिली, किसको खबर मिली? एमजी में लिख देता हूं, एमजी मतलब महात्मा गांधी, ठीक है ना। एमजी को खबर मिली। और जब एमजी को साथियों महात्मा गांधी को खबर मिली तो इसके बाद महात्मा गांधी ने 20 तारीख को क्या किया? 20 अगस्त को यह घोषणा की। और 20 अगस्त को महात्मा गांधी ने घोषणा किया कि अगर 30 दिनों के भीतर, क्या घोषणा किया? कि 30 दिनों के भीतर अगर 30 दिनों के भीतर दलितों का पृथक निर्वाचन वापस नहीं हुआ, दलितों का पृथक निर्वाचन वापस नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन करूंगा। मैं क्या करूंगा? आमरण अनशन। और यहीं पर एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि गांधी ने आमरण अनशन करने की कब बात कही थी? तो इसी सांप्रदायिक पंचाट में गांधी ने पहली बार आमरण अनशन की बात कही थी। अब यहां से एक और सवाल बनता है, अंग्रेज कान में तेल डाल के सो गए। 1 महीना बीत गया, आ गया 20 सितंबर। 20 सितंबर को महात्मा गांधी ने पुणे की यरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब आमरण अनशन शुरू किया, आमरण अनशन का मतलब क्या? फास्ट अनटू डेथ, भोजन तब तक नहीं खाएंगे जब तक हम मर नहीं जाते हैं। वैसी परिस्थिति के अंदर में गांधी की तबीयत खराब होने लगी। 24 सितंबर को साथियों, 24 सितंबर को दोनों के बीच में बातचीत कर तय हुआ और अंततः 26 सितंबर को दोनों के बीच में ये साइन हो गया। और इस पर जो है BR अंबेडकर मान गए और वापस ले लिया गया। एग्जाम में यहां से 2 सवाल पूछते हैं कि जब इन दोनों के बीच में साइन हुआ तो समझौता को हम क्या कहते हैं? पूना समझौता कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी पुणे के यरवड़ा जेल में थे और यह समझौता भी वहीं साइन हुआ। एक तरफ पूछता है कि ये किसके किसके बीच का समझौता था, तो आप क्या कहेंगे? ये महात्मा गांधी के बीच का समझौता। और दूसरी तरफ
डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच का समझौता, बी आर अंबेडकर के बीच का। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है जो एग्जाम में आपसे गलती हो जाता है, और वो सवाल बस इतना सा है मेरे दोस्तों कि महात्मा गांधी की तरफ से साइन किसने किया? तो महात्मा गांधी तो जेल में थे, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। मैं चाहता हूं ये नाम सभी लोग कमेंट करें। मदन मोहन मालवीय ने इधर से साइन किया, सिग्नेचर किसने किया, साइन किसने किया? और दूसरी तरफ से साइन किया साथियों, दूसरी तरफ से खुद डॉक्टर अंबेडकर ने साइन किया, डॉक्टर अंबेडकर ने साइन किया। और तब जाकर साथियों इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ, और इस समझौते का नाम क्या पड़ा? पूना समझौता पड़ा। और इसी पूना समझौता के तहत क्या हुआ? तो इसी पूना समझौता के तहत इसको वापस ले लिया गया। किसको वापस ले लिया गया? तो दलित जातियों के अंदर में, दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर एग्जाम में कौन सा डेट मारेंगे? सर एग्जाम में इस पूना समझौते का क्या डेट मारेंगे? सर 24 सितंबर माने या सर 26 सितंबर माने? आपके मन में ये सवाल है कि नहीं, जरा बताना। आपके मन में ये सवाल है कि नहीं? तो देखो भाई, बिहार का जब एग्जाम दोगे तो बिहार के अंदर में बीपीएससी ने टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा था और इस पर विवाद भी हुआ था, लेकिन अंततः इसको आंसर क्या मारा इन लोगों ने? तो आंसर 24 सितंबर माना। तो जब भी आप बिहार का एग्जाम दो तो आप आंसर क्या दोगे? ये दोगे। एक और बात समझ के आती है कि मदन मोहन मालवीय के सहयोगी के रूप में यहां पे कौन थे? तो याद रखना, अगर ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी मिल जाए कहीं, सी राजगोपालाचारी, तो इन दोनों का भी आप नाम ले सकते हो, लेकिन मेन सिग्नेटरी जो थे वो मदन मोहन मालवीय ही हुआ करते थे, मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे। एग्जाम में पूछेगा, जानते हैं क्या सवाल? एग्जाम में कहेगा कि निम्न में से किसने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? एग्जाम में क्या पूछेगा कि निम्न में से किसने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? पहला ऑप्शन मदन मोहन मालवीय। पहला ऑप्शन बताओ, ए ऑप्शन देगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। बी ऑप्शन देगा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन देगा डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। और डी ऑप्शन देगा महात्मा गांधी। बताओ तो क्या होगा? मैंने सवाल पूछा कि पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया, जरा बताओ तो एबीसीडी करके मैं देखूं कितना आप समझ पाए हो। पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया? किसने साइन, लिख देता हूं यहां पे, साइन नहीं किया। जरा बताना मुझे एक बार, किसने साइन नहीं किया? जरा एक बार कमेंट करके बताओ। सर मेरा सीटेट दिसंबर 22 में निकला है और डीएलएड 22 से 24 है, तो फर्ज भर सकते हैं? हाँ भाई भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते। सर राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, वो भी पढ़ा दीजिएगा। बता देंगे, कोई बात नहीं। पॉलिटी और हिस्ट्री कहाँ चला गया? ऊपर चला गया वो कमेंट। खैर कोई बात नहीं, राष्ट्रपति से 10 सवाल बता देंगे। लेकिन रुको, ये तो बात इतना हो गई। तो पूना समझौता ये साइन हो गया। अब पूना समझौता में मिला क्या? तो पूना समझौता, इसका आंसर तो सभी लोगों ने कर दिया, आंसर हो जाएगा डी विकल्प। लेकिन पूना समझौता का आउटकम क्या था? पूना समझौता का आउटकम क्या था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पूना समझौता का आउटकम नंबर 1 अगर मैं पूछूं, सबसे पहला आउटकम क्या हुआ कि पृथक निर्वाचन जो दलितों का था वो समाप्त हो गया। जो दलितों का पृथक निर्वाचन था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। दलितों का पृथक निर्वाचन जो है क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन दूसरा, इनकी जो दलितों की सीट थी वो 71 थी, उसको बढ़ा के 71 से बढ़ा के कितना किया गया? एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन, क्लास में भी पढ़ाया है, 147। सभी लोग, एक एक बच्चा कमेंट करे 147, क्योंकि एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि 71 सीटों से बढ़ाकर कितनी सीटें कर दी गई? तो 147 दलितों के लिए आरक्षित सीटें कर दी गई, आरक्षित। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। यस और नो? यस। उसके बाद यहां पर दलितों के लिए भारत के अंदर में 2-3 चीजों का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। पहला एस्टैब्लिशमेंट, एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ। पहला क्या बना भाई? हरिजन सेवक संघ बना। दूसरा, ये छोड़ दो, ये तो सब जानते हैं, महात्मा गांधी, अखिल भारतीय अछूत संगठन। यही वाला आया था ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था ना जी, अखिल भारतीय अछूत संगठन। और डेट पूछा था, याद है? इसी का तो डेट पूछा था परीक्षा के अंदर में। अखिल भारतीय अछूत संगठन 30 सितंबर को इसी का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। यही एग्जाम में पूछा था। इसी का नाम बदलकर, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ। और यही डेट पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, वो डेट सभी लोगों को याद होना चाहिए, 30 सितंबर 1932। 30 सितंबर 1932।
अब ये एक सवाल ही नहीं बनता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन करेगा भाई? इसकी स्थापना कौन करेगा? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी करेंगे। इसकी स्थापना कौन करेगा? तो इसकी भी स्थापना महात्मा गांधी ही करेंगे। हालांकि दोनों के अध्यक्ष और सचिव अलग अलग लोग रहेंगे, है ना, दोनों के संस्थापक अलग अलग रहेंगे, ये भी बात ध्यान रखना है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो GD बिरला, आपको याद होगा क्लास में लिखवाया है, घनश्याम दास बिरला होंगे, है ना। खैर ये तो बात हो गई। अब मैं ना आपको 4 बातें करवाना चाहता हूं, 4 बातें। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, अगर पूछ देगा तो गलती नहीं करना है। आप शशि सर के विद्यार्थी हैं और हिस्ट्री में गलती हो। अच्छा, तो पहली घोषणा कर दी जाए क्या? पहली घोषणा यह है कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर में आपको इस चैनल पे पूरा बिहार स्पेशल फ्री में मिलेगा। बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार करंट और बिहार इकोनॉमिक्स। तो एक बार जोरदार दिल और तालियां बजनी चाहिए और वीडियो ये शेयर हो जाना चाहिए। वीडियो को लाइक बटन दबा देना है। इसी चैनल पे बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार करंट और बिहार इकोनॉमी, 5 चीजें इस चैनल पर फ्री में पढ़ाई जाएंगी। कैसा लगा ये? कैसा लगा ये अनाउंसमेंट? एक बार दिल भर दीजिए, दिल नहीं भरिएगा तो मजा नहीं आएगा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बारे में यहां से एग्जाम में सवाल आता है। ऑल इंडिया अनुसूचित जाति, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, ऑल इंडिया, ये एग्जाम का हॉट सवाल है, कब और किसने बनाया? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कब बना? आपको ईयर भी बताना है। दिल भर गया, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, दिल भर गया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, तो ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग कमेंट करिए 1942। और कौन व्यक्ति हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। अच्छा, एक सवाल पूछूं, चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछूं, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछूं, बताएंगे आप? एक मेरी इच्छा है कि मैं चौथा जो सवाल है वो चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछूं। क्या आप बताएंगे चैलेंजिंग क्वेश्चन? वुड यू लाइक टू आंसर दैट? डिप्रेस्ड क्लास लीग, दलित वर्गों का संघ, किसने बनाया था? डिप्रेस्ड क्लास लीग किसने बनाया था? अगर आपने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, है ना। इसकी स्थापना कब हुई और किसने किया? कमेंट बॉक्स में मैं देख लेता हूं। अभी तक उत्तर नहीं आया। पहले आंसर देने वाले का नाम लूंगा। नहीं आया अभी तक। चलो अब इतने देर में तो यार खोज लेंगे सब। खोज लेगा, किसी का नहीं आया है ना। गलत है, गलत है। BR अम्बेडकर इज इनकरेक्ट आंसर। लास्ट 10 सेकेंड। AC रजा, गलत 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 गलत, किसी का नहीं आया है। गलत, नहीं 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 आया, छोड़िए मैं बताता हूं। 1935 बाबू जगजीवन राम। 1935 बिहार के नेता बाबू जगजीवन राम। अच्छा, जगजीवन राम कौन से मंत्री बने थे ये बताएंगे आप? कि जगजीवन राम कौन से मंत्री बने थे? अब बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पहला क्या है? करेक्ट है। दूसरा क्या है कि यह संघर्ष सितंबर 1932 में पूना समझौता। डेट भी पूछेगा आप पूना समझौते का तो आप बता सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें आपसे तो दोनों आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें काफी कुछ आपने सीखा भी होगा, पढ़ा भी होगा और काफी कुछ सीखा भी होगा। यस और नो? यस। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है कांग्रेस के अधिवेशन पे, लेकिन मेरा मन इस पे नहीं है। मेरा मन है इस क्वेश्चन को पहले कराता हूं, ठीक है। मेरा मन है कि मैं इस क्वेश्चन को पहले कराऊंगा। अब भैया संथालों के बारे में यह सवाल है और संथालों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि संथालों की सघनता के क्षेत्र को दामिने कोह कहा जाता था। संथालों ने ब्रिटिश अधिकारियों,
जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया और उनका शोषण कर रहे थे, जो उनका शोषण कर रहे थे। तीसरा, सिद्धो और कानो संथाल विद्रोहों का नेतृत्व कर रहे थे। अब आप ही बताइए कि क्या दोनों सही हैं, क्या तीनों सही हैं? आप ही को बताना है। तो अब जो है, अब इतनी बात आपको बताना है कि संथालों के बारे में, और संथालों के बारे में जब हम बात करते हैं संथालों के बारे में, तो आप जानते हैं कि संथालों की सघनता वाले क्षेत्र को दामिनों को कहा जाता था। इन्होंने दमन के खिलाफ आवाज उठाया, इसलिए यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और सिद्धो कानो चांद भैरव, दो नाम और पता होंगे, सिद्धो कानो और चांद भैरव, ये भी आपको पता है। तो मुझे बताइए कि क्या होगा। सर राष्ट्रपति बता दीजिए। देखो यार सुनो, पहले एक काम करते हैं कि पहले राष्ट्रपति के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, राष्ट्रपति के बारे में मैं 4 बातें आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताना। जस्ट आंसर मी वेरी फ्रीक्वेंटली। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में अगर आप मुझसे जानना चाहते हो, लो मैं आपको बताता हूं, सुनो। राष्ट्रपति, अब जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का खंड है, और राष्ट्रपति के बारे में जो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आती है कि देश का पहला नागरिक कौन, तो आप जानते हैं कि अगर हम राष्ट्रपति की बात करें साथियों, तो देश के ये पहले नागरिक होते हैं, देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। राष्ट्रपति के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो आप ये कह सकते हो कि ये देश के प्रथम नागरिक है। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो आप कह सकते हो कि भारत के अंदर में संविधान जो हमारा है, उस भारत के संविधान के तहत एक व्यवस्था की गई है, और उस व्यवस्था को कहा जाता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो एक जो वर्ड है आर्टिकल, अनुच्छेद जिसको आप कहते हो 52, आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे आर्टिकल 52 के अंदर। अब लेकिन एक और बात है कि अगर आप कहें कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, तो आप जानते हैं कि भारत के देश के राष्ट्रपति को हम संघीय कार्यपालिका का प्रधान भी कहते हैं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, ये क्या होते हैं? तो भारत की संघीय कार्यपालिका का क्या होते हैं? तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। मतलब संघ की सारी संघीय कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। और एक बात इससे भी जुड़ी हुई एक बात है जो इसको ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर देगी। संघीय कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण भारत के संविधान की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के संविधान की जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की भारत के संविधान की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। अब एक बात और आपको समझनी होगी, निहित होती है, एक बात और समझनी होगी, और वो बात है कि जब मैं कहता हूं कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आप जानिए कि अनुच्छेद 53 भी है, और अनुच्छेद 53 जो है या अनुच्छेद 74 और 75, अनुच्छेद 53, 74 और 75 ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। भारत के संविधान के द्वारा अगर आप बात करें तो आर्टिकल 53 की बारे में बात कर सकते हैं, आर्टिकल 74 और 75 की बात कर सकते हैं, आर्टिकल 74 की बात कर सकते हैं, और आर्टिकल 75। ये 3 अनुच्छेद मैं बीच में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों अनुच्छेद हैं, ये तीनों अनुच्छेद एक बात को स्पष्ट करते हैं, और वो बात है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो अगर आपको भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को जानकारी चाहिए, तो राष्ट्रपति एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति को कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद स्थिति को स्पष्ट करता है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता है, तो अनुच्छेद 53, 74 और 75 होता है। लेकिन रुकिएगा, इसी आर्टिकल 53 के अंदर में एक क्लाउज है जिसको आप कहते हैं 53(1) या 53 क।
जानते हैं एग्जाम के अंदर में आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो 53(1) है वो क्या कहता है। 53(1) कहता है साथियों कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने संविधान के अनुसार स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएंगे। ये जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल 53 क है, ये आर्टिकल 53 क क्या कहता है साथियों? तो आर्टिकल 53 का दो बड़ी बातें कहता है। आर्टिकल 53 का दो बड़ी बातें कहता है। आर्टिकल 53 क में एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि आर्टिकल 53 यानी 53(1), ये एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 53 क जो है 53(1) क्या कहता है। तो इस बात को रहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां संघ की कार्यपालिका की शक्तियां संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होंगी? कि शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वे उसका प्रयोग संविधान के अनुसार वे इसका प्रयोग या तो स्वयं करेंगे, वे इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों द्वारा करवाएंगे या अपने सबऑर्डिनेट द्वारा अधीनस्थों द्वारा कराएंगे। तो ये कहां पे मिलता है? 53(1) के अंदर में मिलता है। अब आप एक बात और जानते हैं कि जो हमारे देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को हम इससे क्या कहते हैं? तो ये हमारे देश के साथियों संवैधानिक प्रधान होते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि हमारे देश का संवैधानिक प्रधान कौन, तो आप जानते हैं कि हम संवैधानिक प्रधान किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे यहां तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है साथियों, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। लेकिन अब दो तीन बड़ी बातें हैं जो आपको मैं और बताना चाहता हूं और यहीं से वो बातें क्लियर होंगी। पहली बात, जब आर्टिकल 53 आपने देखा तो 53(1) के बारे में मैंने बताया। अब अगली बात होगी साथियों किसके बारे में? तो 54 के बारे में। लेकिन आपसे पूछेगा कि कार्यकारी प्रधान कौन होता है? तो ये नहीं होते। राष्ट्र के प्रमुख तो होते हैं लेकिन कार्यकारी प्रमुख नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ये राष्ट्र के प्रमुख तो होते हैं लेकिन कार्यकारी नहीं होते हैं। ये प्रमुख तो प्रमुख होते हैं लेकिन कार्यकारी नहीं होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लेकिन कार्यकारी नहीं होते। और अगर राष्ट्रपति से संबंधित बात करूं तो 53 के बाद अनुच्छेद 54 आता है, आर्टिकल 54 आता है। आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उसी निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, उसकी बात कहां होती है? तो उसकी बात होती है साथियों अनुच्छेद 54 के अंदर में, आर्टिकल 54 के बारे में। आर्टिकल 54 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 54 ये बताता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे। ये बताता है साथियों कि जो राष्ट्रपति हैं उस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य जो हैं शामिल होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर में जो व्यवस्था है, संसदीय परंपरा के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है। आप भी जानते हैं कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अप्रत्यक्ष रूप के अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है, यानी एकल मतदान प्रक्रिया के द्वारा होता है। जिसे उसका हिंदी मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, उसको हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब आप आम आदमी वोट नहीं देता है, आपके चुने हुए लोग जो हैं क्या करते हैं? वोट देते हैं। लेकिन उसमें भी सिस्टम है, चुने हुए लोगों में सारे लोग नहीं देते, सारे लोग नहीं होते। कौन लोग नहीं देते हैं? जो निर्वाचित नहीं है, नामित हैं, वो लोग वोट नहीं देते। कहने का मतलब है कि कौन कौन देता है। तो सबसे पहला हमारे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब वो लोग जो चुन के आए हैं,
निर्वाचित सदस्य देते हैं। मतलब जो राज्यसभा है उसके अंदर में जो 12 लोग आए हैं वो वोट नहीं देंगे। पहले एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी तो वो लोग नोट नहीं देंगे। उसके अलावा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देंगे। उसके अलावा और कौन देगा? तो राज्य की विधानसभा जो है उसी राज्य की विधानसभा के साथियों, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देंगे। ध्यान रखेंगे, यहां भी नामित नहीं देंगे, यहां भी निर्वाचित सदस्य देंगे। अब यहां पर बात आएगी गोवा की, यहां पर बात आएगी पुडुचेरी की, उनकी भी बातचीत कर लेते हैं। उसके अलावा जो हमारे नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जिसे आप दिल्ली कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तो ध्यान रखेंगे एनसीटी दिल्ली जिसको कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी दिल्ली के लोग देंगे। प्लस पुडुचेरी के बारे में आपने पढ़ा होगा साथियों, पुडुचेरी जिसको आप कहते हैं आज के डेट में पुडुचेरी, उस पुडुचेरी के विधानसभा, दोनों जगह है आप भी जानते हैं, विधानसभा, उस पुडुचेरी के विधानसभा के कौन देंगे? तो उस पुडुचेरी के विधानसभा के कौन? निर्वाचित सदस्य देंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देंगे। अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या छूटा है, एक कोई और एंगल छूट रहा है, मैं चाहता हूं कि वो आप कमेंट में बता दें कि और कौन। अब आप जानते हैं कि आर्टिकल 54 हमने देख लिया, आर्टिकल 54 के बाद आर्टिकल 55 आता है साथियों, आर्टिकल 55 आता है। अब आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 यह बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था क्या होगी। जो व्यवस्था मैंने ऊपर लिखी है यह अनुच्छेद 55 बताता है साथियों। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 55 इस बारे में जानकारी देता है। और आर्टिकल 55 क्या कहता है? अनुच्छेद जो है 55 क्या कहता है, जरा बताना। आर्टिकल 55 क्या कहता है साथियों? तो अनुच्छेद 55 जो है, अनुच्छेद 55 किस बारे में बातचीत करता है कि राष्ट्रपति के मतलब आर्टिकल 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, उसी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या निर्वाचन की रीति जो आप कह सकते हो, निर्वाचन की पद्धति भी कह सकते हो या निर्वाचन की रीतियों के बारे में जानकारी इसी अनुच्छेद में मिलती है। और इस अनुच्छेद में 3 बातें नहीं, मूलतः 2 महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। एक बताया जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से किया जाता है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। जो पहली बात बताई जाती है कि प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन का हिंदी होता है प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात बताई जाती है कि गुप्त मतदान होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, ध्यान रखेंगे, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा गुप्त मतदान होता है साथियों। गुप्त मतदान के द्वारा ये वोटिंग सिस्टम कराई जाती है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है, जहां बताया जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को अपनाया जाएगा और उसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के तहत एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा गुप्त मतदान कराया जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी? अप्रत्यक्ष होगी। चुनाव की प्रक्रिया जो है अप्रत्यक्ष होगी। लेकिन एक सवाल आता है, आपको याद होगा 70वां संविधान संशोधन ही वो संशोधन था साथियों जहां पर इनको शामिल किया गया। तो एग्जाम में पूछेगा कि इनको, ये जो दिल्ली और पुडुचेरी हैं, ये कैसे शामिल किए गए? तो 70वां संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे 70वां संविधान संशोधन। अच्छा, आपसे ये भी पूछेगा कि 70वां संविधान संशोधन कब आया, ईयर बताइए, तो कहना 1992 के अंदर में आया, 1992 के अंदर में इसे दिया गया और इसके तहत पुडुचेरी और दिल्ली को क्या कर लिया गया? तो शामिल कर लिया गया इस वोटिंग सिस्टम के द्वारा। अब हमने क्या देखा? 54 देख लिया, 55 देख लिया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 56 साथियों, आर्टिकल अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 बड़ी अच्छी बात कहता है। अनुच्छेद 56 क्या बताता है? अनुच्छेद 56 यह बताता है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति अपने टाइम ड्यूरेशन के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वह पद पर रहेंगे। 2 बातें कहता है ये अनुच्छेद 56 ये बताता है कि जब से इन्होंने शपथ लिया, उस शपथ लेने से 5 वर्षों तक कार्यकाल इनका कितना होगा?
तो कार्यकाल जो है शपथ लेने के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। लेकिन पद की समाप्ति हो जाएगी, उसके बाद भी ये तब तक अपने पद पर बैठे रहेंगे जब तक नया वाला उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। मतलब मान लीजिए कि हम राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति में मेरा 5 साल पूरा हो गया, पद की समाप्ति हो गई, पद के समाप्ति के बाद भी मैं अपने उत्तराधिकारी के आने का इंतजार करूंगा कि मेरा उत्तराधिकारी अभी तक आया है या नहीं। जैसे ही मेरा उत्तराधिकारी अपने पद को धारण करेगा, मेरी पदवावधि जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कुल मिला के अगर मैं कहूं तो अपने पद की समाप्ति कब होगी, तो पद की जो समाप्ति है वो पद की समाप्ति की अगर हम बात करें तो पद की समाप्ति अपने उत्तराधिकारी के पद पर, उत्तराधिकारी जो है उसके आने तक, अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रहेंगे। ये हो गई राष्ट्रपति के अनुच्छेद 56 की बात। अब ये क्लियरली बता दिया कि ये कब तक बने रहेंगे भाई, तो यहां तक बने रहेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर 5 वर्ष से पहले भी क्या इनका समाप्त हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। अनुच्छेद 56(2) कहता है, 56(2) कहता है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो अपना रेजिग्नेशन, त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, लेकिन वो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति का पद समाप्त हो सकता है जब वो त्यागपत्र ला दें, या फिर महाभियोग वाली बात आ जाए, आर्टिकल 61 की बात आ जाए, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा जो भी उनका रेजिग्नेशन है, त्यागपत्र है, उसको देने पर उसकी सूचना जो है उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये 56(2) कहता है। तो ये त्यागपत्र वाली बात हो गई, 56(2) में त्यागपत्र वाली बात हो गई। और जैसे ही इन्होंने त्यागपत्र दिया तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है लोकसभा के स्पीकर को देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। एक और तरीका है इनके पद से पहले उतर जाने का, दूसरा है इंपीचमेंट वाला प्रोसेस, जिसको आप क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। वो अनुच्छेद 61 के अंदर में है, आर्टिकल 61 के अंदर में है, जिसे आप क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। यही दो चीजें हैं जिससे राष्ट्रपति अपने पद से क्या होते हैं, तो पद से पदोन्नत होते हैं या पद से बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद हम 56 की बात कर रहे थे, इस अनुच्छेद 56 के बाद एक आर्टिकल आता है जिसको आप आर्टिकल 57 कहते हैं, अनुच्छेद 57 कहते हैं। अनुच्छेद 57 क्या कहता है मेरे दोस्तों, आर्टिकल 57 क्या कहता है, बहुत छोटी सी बात कहता है, इतने छोटे से जगह में भी मैं लिख दूंगा अनुच्छेद 57 क्या कहता है। आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि अनुच्छेद 57 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, भारत के राष्ट्रपति जो एक बार बनता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बार बने, वो एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो एक से ज्यादा बार भी राष्ट्रपति पद पर अपने आप को पुनर्निर्वाचित हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति एक बार से अधिक, जरूरी नहीं है कि एक बार ही वो बने, एक से अधिक बार, अनुच्छेद 57 कहता है कि एक से अधिक बार वह राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। ये कहां पे है, तो ये आर्टिकल 57 के अंदर में है। और भाई जो राष्ट्रपति कह रहे थे सर को छेड़ो नहीं, छोड़ने के बाद यही होता है अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू किए हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 57 के बाद आता है अनुच्छेद 58, आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58 इनकी क्या बताता है, तो बताता है कि राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 क्या बताता है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अब मैं चाहता तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी पढ़ा सकता था कि पहले बता दूं कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, लेकिन मैंने जानबूझ के अनुच्छेद के अनुसार बताया, इसलिए ताकि आपको ये चीजें याद हों।
मैं दूसरे तरह से भी इसको बता सकता था। तो सबसे पहला क्या है भाई कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, और क्लियर आवाज में सुन लीजिए, जन्म भारत में हुआ, जन्म क्या होना चाहिए, भारत में हुआ। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी हो, दूसरा कितना वर्ष, 35 वर्ष की आयु पूरी हो, और तीसरा सबको समेट दीजिए एक लाइन में, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने का या लोकसभा सदस्य जो बनते हैं उनकी जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा सदस्य बनने वाली योग्यता, बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो मतलब प्रॉफिट के पोस्ट पर ना हो, बहुत सारे जो क्लाउजेज हैं, योग्यता रखता हो। तो ये बात हो गई कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद कौन सा, तो आर्टिकल 58। दूसरा 35 वर्ष की उम्र को पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास हो। ये तो बात हो गई इतना। अब आते हैं अनुच्छेद 58 के बाद 59, 59 के बाद 60, 60 कहिएगा तो 61, 61 कहिएगा तो 62, हमको छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी 59 में अभी और बता सकते हैं, 59 एक क्या कहता है, 58 के बाद आता है 59। देखिए 59, 59 एक बता सकता हूं, 59 दो बताऊंगा, 59 तीन बताऊंगा, बता के अगले 1 घंटा तक मुआ दूंगा। 59 क्या कहते हैं भाई, आर्टिकल 59 के अंदर में आर्टिकल 59(1) क्या कहता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 60 में जब आप जाएंगे तो राष्ट्रपति का शपथ का क्या सिचुएशन है वो बताता है। आर्टिकल 59 क्या कहता है, तो सबसे पहले 59(1) आपको पता होना चाहिए कि यदि संसद के किसी भी सदन का या राज्य के किसी भी विधानमंडल का कोई भी सदस्य अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो राष्ट्रपति पद पर आने से पहले जो पूर्व के पद थे वो ऑटोमेटिकली त्याग दिया है। ये 59(1) कहता है। 59(3) क्या कहता है, वो राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताता है, उनके भत्तों के बारे में बताता है, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताता है। उन सब चीजों का उल्लेख कहां है, 59(3) के अंदर में मिलता है। 60 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ के कारण बताता है कि राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति शपथ अपनी पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने संविधान के द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन करूंगा, यही सब बात होती है वहां पे। और भारत के अंदर में जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो आपको पता है कि अगर कोई भी उम्मीदवार चुनाव में भाग लेता है तो उसकी जमानत राशि 15,000 हुआ करती थी पहले, जब मैंने पढ़ा था, अभी का पता नहीं अपडेट हुआ हो तो। और अगर 1/6 ऑफ द टोटल वोट वो नहीं लाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। और भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के बराबर का पद होता है। ब्रिटेन में वंशानुगत है, ब्रिटेन के अंदर में आप पढ़ेंगे तो वो अंशानुगत है, वंशानुगत है, लेकिन भारत में निर्वाचन की पद्धति है, दोनों में ये डिफरेंस है। आर्टिकल 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ की बात करता है, मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जस्टिस। इनका वेतन कहां से दिया जाता है, तो इनके वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में इनके ऊपर लाया जा सकता है। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम वोट होता है, वो भी कहिएगा तो बता दूंगा। एक विधायक के मत का जो मूल्य होता है, उसका विधायक का जो मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या, और राज्य की कुल जनसंख्या के बाद क्या होता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य की कुल जनसंख्या के बाद एक वो मैसेज आ रहा था, डिवाइडेड बाई राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1/100 निकालेंगे। और ये जनगणना का आधार 1971 है, इस बात को भी याद रखिएगा। और अगला कौन सा होगा, तो 2026 का होगा। और इनका चुनाव कराते कौन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं। 56(1) कहता है कि राष्ट्रपति का जो पद ग्रहण होगा वो 5 साल के लिए होगा। लेकिन आपको यह भी होगा, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम नहीं है, यहां मिनिमम जितने भी पद वोट गिरे हैं उसका मिनिमम 50% से अधिक लाना पड़ता है। 1% ज्यादा लाइएगा तबे बन पाइएगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए ऑफिस में रहते रहते कौन है उनका भी नाम पूछा है, उनकी मृत्यु हो जाती है या वो रेजिग्नेशन दे देते हैं या महाभियोग ला दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर में, 6 मंथ के अंदर में चुनाव कराने का प्रावधान है। और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, राष्ट्रपति अब नहीं रहे, कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई, तो उनके जगह कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो संभालते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट संभालते हैं। और एक ही तरीका है हटाने का, वो महाभियोग है, और महाभियोग अनुच्छेद 61 है।
जब रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे तो ये अपने किसको लिखेंगे? तो उपराष्ट्रपति को लिखेंगे। और उपराष्ट्रपति किसको सूचना देगा? तो अभी अभी मैंने बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष को वो सूचना देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य राष्ट्रपति में जब महाभियोग लाया जाता है तो उस समय महाभियोग में राज्य की विधानसभाएं शामिल नहीं होती हैं। दोनों सदनों में से किसी भी सदन से राज्य का महाभियोग लाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। उसके बाद वो उनके पूरे पावर्स आ जाएंगे, 352, 354, 356, 360 इमरजेंसी पावर्स आ जाएंगे। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के कलम में इतनी ताकत है, कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता है जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर या उनकी सहमति नहीं मिल जाती है। और राष्ट्रपति को उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए न्यायालय में दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी में जब दोनों सदनें नहीं चलती हैं, ना लोकसभा हाउस चल रहा है ना राज्यसभा चल रहा है और देश में कानून बनाने की जरूरत है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है, उसके तहत अध्यादेश जारी करते हैं। क्षमादान की शक्तियां नहीं थे राष्ट्रपति के अंदर में। आप देखते होंगे कि कोई फांसी का क्षमादान मांगता है, कोई मृत्युदंड का क्षमादान मांगता है। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियों के अंदर में राष्ट्रपति हमारे यहां गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। उनकी क्षमादान शक्तियां हैं। आपको ही पता है लघुकरण जिसको कम्यूट कहते हैं, कोई भी दंड बहुत ज्यादा दे दिया गया तो उस दंड को, वो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देंगे या कम कर देंगे, तो उसको कम्यूट कहते हैं क्षमादान के अंदर में, लघुकरण कहते हैं। परिहार मतलब रिमिशन कहते हैं, मतलब दंड की प्रकृति को बिना बदले दंड की मात्रा को कम कर देना। जैसे 5 वर्ष तुमको मिला है कि 5 वर्ष सजा, तो उसको दंड सजा तो मिलेगा लेकिन 5 वर्ष से उसके टाइम को घटा के 1 साल 2 साल कर दिया। तीसरा पार्डन पावर है जिसको क्षमा कहते हैं, मतलब अपराधी को जितना भी दंड मिला उससे पूरा मुक्त कर देंगे, पूरा मुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिप्राइव का पावर होता है, मृत्युदंड जिसको प्रतिविलंबम बोलते हैं, मृत्युदंड जो अगर किसी को दिया गया है तो अस्थायी तौर पे उसको निलंबित कर देते हैं। विराम होता है, दंड पाए हुए जो व्यक्ति होते हैं उनको, मान लीजिए किसी का गर्भवती स्त्री है और गर्भवती स्त्री है, उसको मृत्युदंड मिला है तो उसकी दंड की कठोरता को धीरे धीरे वो अस्वस्थता के कारण कम कर देते हैं। कितना पूछिएगा बताइए, और पूछिएगा तो बताइए, और अभी 1 घंटा और बोल सकते हैं राष्ट्रपति पर। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं महाभियोग के बारे में। महाभियोग अभी अभी मैंने बताया अनुच्छेद के बारे में, और महाभियोग की सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? एग्जाम का क्वेश्चन, 14 दिन पहले। आर्टिकल 61(2) क्लाउज कहता है। और महाभियोग भारत के संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक। राष्ट्रपति अध्यादेश जब चाहे जिस बात पर चाहे जारी कर सकते हैं, लेकिन 3 तरह के लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और वैसी परिस्थिति के अंदर में राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। और अगर संसद में महाभियोग लाया भी जा रहा है इनके द्वारा, अभी मैंने बताया 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन देना होता है, लाया भी गया तो जितने भी सदस्य वहां पे हैं उनके कम से कम 2/3 बहुमत से जब तक पारित नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति हटेंगे नहीं। और अगर कोई विवाद हो जाता है तो आर्टिकल 71 सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा अनुच्छेद 71 के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। और बताएं, है और कुछ और पूछना है? आप हमसे कहिए, हम उनकी शक्तियां गिना देंगे। भाई कार्यकारी शक्तियों की बात कर लें। भारत में कोई भी काम अगर शासन संबंधित काम हो रहा है तो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। देखिए अगर कोई टेंडर निकलेगा तो राष्ट्रपति के आदेश से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, उनके द्वारा जो मंत्री परिषद का जो दिया जाएगा कि भाई इनको मंत्री परिषद में बनाइए, उनकी नियुक्ति करेंगे। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करेंगे। राष्ट्रपति हमारे ये क्या बोलते हैं, अटॉर्नी, महान न्यायवादी, उनकी नियुक्ति करेंगे। विधायी शक्तियों में आप जानते हैं कि संसद की बैठक बुलाते हैं, संसद की बैठक को स्थगित भी कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, वो चाहे तो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, हालांकि उसकी अध्यक्षता लोकसभा की स्पीकर करती हैं। उनकी वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्तीय शक्ति में सबसे पहला कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 112 वाला आपने पढ़ा होगा, 111 वाला भी पढ़ा होगा आपने, 110 भी पढ़ा होगा। मनी बिल की जब बात करते हैं सबसे पहले केवल लोकसभा में, राज्यसभा तो पपेट है, गया 14 दिन में, आया नहीं आया, मानेंगे नहीं मानेंगे, लोकसभा की बात मान के निकाल लेंगे।
राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के सामने रखते हैं, समक्ष रखते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल पे वित्त आयोग का गठन करते हैं। न्यायिक शक्तियों की बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो और सीनियर जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि किसी भी दंड का, किसी भी अपराध का वो क्षमादान दे सकते हैं। राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं विधि पर। जितने भी हमारे भारत देश की कूटनीतिक शक्तियां हैं, जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, वो सब के सब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति हमारा जो वो एम्बेसडर, फॉरेन एम्बेसडर जो होते हैं, विदेशों में राजदूत होते हैं, जो उच्चायुक्त होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, उनको राष्ट्रपति उनको भेजते हैं। सैन्य शक्तियों की अगर आप बात कर लेंगे तो राष्ट्रपति भारत के तीनों सेना के कमांडर होते हैं। अब तो सीडीएस एक बना दिया गया है। हमारे सैन्य के सर्वोच्च सेनापति होते हैं तीनों सेना बलों के, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। उन तीनों के प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि देश में कोई भी युद्ध देश लड़ने जा रहा हो, राष्ट्रपति युद्ध के प्रारंभ और युद्ध के समाप्ति की घोषणा भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगा सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगा सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 के तहत लगाया जा सकता है। हमारे यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लें, सीएजी की बात कर लें, महालेखाकार जो भी बोलते हैं, नियंत्रक महालेखाकार, उनकी बात कर लें, चुनाव आयुक्त की बात कर लें, लोक सेवा आयोग जो हमारे यूपीएससी है उसका बात कर लें, उसके चेयरमैन की बात कर लें, वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष की बात कर लें, सचिव की बात कर लें, राज्यों के हमारे राज्यपाल उनकी बात कर लें, अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर लें, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करना है उसकी बात कर लें। ये तमाम काम राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे शुरुआती दौर में, उनका नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी हुआ करता था। महिला राष्ट्रपति की बात कर लें, प्रतिभा सिंह पाटिल हुआ करती थी। बिहार का व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्या बात करते हैं साहब? और बोले, और सुनना है, मिसाइल मैन वाले राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एकमात्र व्यक्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, याद है ना, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हुआ करते थे। अनुच्छेद 87 आपको याद होगा, भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर उसमें अभिभाषण देता है। आर्टिकल 87 ये पावर देता है। क्या बात करते हो? और बताएं, बोलो, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां बताएं तो ये भी कह दो। भारत के राष्ट्रपति का नाम गिना दें आज तक तो वो भी कह दो। वीटो भी करा सकता हूं, अभी 2 मिनट लगेगा, पांचों के पांचों पता है मुझे। तो इसीलिए हम छेरो हमें ना हम सताए हुए हैं, समझे? हमें ना छेरो हम सताए हुए, बस इस बात को ध्यान रखो। हमें छेड़ोगे तो हम छेड़छाड़ देंगे पूरा। समझ में आ रही बात? इज इट विजिबल टू यू ऑल? क्या आप मुझे सुन देख पा रहे हैं? अब मेरे में तो शक्ति ना बचा है। सर जो भी छेड़ा है उसको माफ कर दीजिए। नहीं, अब बड़ी देर से चिल्ला रहा था, हल्ला कर रहा था राष्ट्रपति। तुम बोलो, भारत का सामान्य परिचय पढ़ा दें। बोलो तुम कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया सर अभी लगाओ, लगाएं, बनाए नक्शा भारत का। बोलो, शुरू करें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अक्षांश और कहो तो अभी शुरू कर दें, हम तुरंत 2 मिनट लगेगा कि पूरा पढ़ाएं, मॉनिटरी सिस्टम पढ़ा दें। बोलो। इसीलिए क्लास को डिस्टर्ब मत करो और मेरे क्लास में अननेसेसरी कॉपी पेस्ट मत करो। दोनों बात, छेड़खानी करोगे गड़बड़ा जाएगा। ठीक है? चलिए, तो एक बार दिल भर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर में, एक बार कमेंट बॉक्स में दिल भर दीजिए, फिर आगे की बातचीत करेंगे। आइए अगला सवाल लेते हैं। नहीं, ये सवाल तो नहीं है भाई, सवाल तो दूसरा था। अगला कहां से कहां पहुंचा दिया आपने। हाँ, संथालों की बात कर रहे थे, हम भूल ही गए। संथाल को वापस आना पड़ेगा। आइए संथाल पर।
संथाल की जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारत के अंदर में जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, जितने भी भारत में जनजातीय आंदोलन हुए, उनमें अगर प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो मुंडा हो जाए, संथाल हो जाए, ये सब प्रमुख आंदोलन हुआ। आपको ही पता है कि संथाल विद्रोह की जब बात होती है तो 1855-56 का इलाका होता है, समय होता है। इलाका आपको ही पता है कि भागलपुर का इलाका होता है, बिहार का। और इस भागलपुर से लेकर के इस इलाके की अगर आप बात करें तो भागलपुर से लेकर के इधर हजारीबाग तक का इलाका होता है। ये स्ट्रेट राजमहल की जो पहाड़ियों का क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम कहते हैं। तालुका की अगर बात करेंगे तो भगनी डीह तालुका से ये संबंधित होता है। और यहीं पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, तो विद्रोह किया था। इस बात को याद रखिए। और शुरुआत में 1855 का वो दौर था जहां पर एक अंग्रेज के कमांडर हुआ करते थे जिनको इन्होंने युद्ध में पराजित किया था, मेजर बारो। सभी लोग नाम कमेंट करिए मेजर बारो का, मेजर बारो। यही मेजर बारो थे जिनको संथालों ने क्या किया था, तो इनको संथालों ने युद्ध में हराया था। इनको संथालों ने युद्ध में पराजित किया था, युद्ध में हराया था, युद्ध में हराया था। किसने हराया था, तो संथालों ने हराया था। अब यहां पर तो दो नेताओं का नाम दे रहा है, दो नेताओं का नाम दे रहा है, लेकिन आपको चारों पता होना चाहिए। जरा बताओ चारों का नाम क्या है। तो पहले का नाम है सिद्धो, दूसरा का नाम है कानो, तीसरा का नाम है चांद और चौथा का नाम है भैरव। ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहां ऑप्शन में दो दिया है लेकिन चारों भी पूछ सकता है, सिद्धो, कानो, चांद, भैरव। और जो भागलपुर से लेकर ये भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक का जो इलाका है, ये राजमहल की पहाड़ियां हुआ करती थी, इन राजमहल की पहाड़ियों तक का इलाका है। इसी राजमहल की पहाड़ियों के इलाके को हम क्या कहते हैं, तो दामिने कोह कहते हैं, दामिने कोह कहा जाता है। क्योंकि यहां पे जो सिद्धू थे वो सिद्धू बड़े ही धार्मिक आदमी थे। एग्जाम में एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा ठीक है, एग्जाम में एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, उसमें एक स्टेटमेंट है सिद्धों का कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश जो है साहबों का देश नहीं है। वो कहता है कि भगवान ने मुझे आदेश दिया। सिद्धो कहता है कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप जितने भी साहब लोग हैं और सिपाही लोग हैं, स्वयं ठाकुर जी से लड़ोगे। ये किसका कथन है अगर पूछ दे तो याद रखिएगा, ये सिद्धों का कथन। एक और महत्वपूर्ण नाम है जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, वो है गोक्को गोड्डा। इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ एक नेता जिसका नाम शायद आप नहीं जानते हैं, उसका नाम है गोक्को गोड्डा। ये नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है, ये नाम आपको जानना चाहिए। और ये नाम कौन सा है, तो गोक्को गोड्डा नाम है, इस बात को ध्यान रखिए। ये एक बड़े महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे और इन्होंने ही शोषणकर्ताओं के खिलाफ आवाज को बुलंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इलाका पूछे तो याद रखिएगा, भागलपुर से इधर चले जाइए बंगाल में, तो बंगाल में बर्धमान का इलाका है, बर्धमान का इलाका है। इधर नीचे आ जाइए तो इधर उड़ीसा का इलाका है, उड़ीसा का इलाका है। और इधर आ जाइए तो हजारीबाग का इलाका है। ये पूरा इलाका संथालों का फैला हुआ था, इस बात को ध्यान रखिए। और फिर बाद में पूरा आंदोलन होगा, वो पढ़ाया है क्लास में हमने। फिर उसके बाद इसका दमन कर दिया जाएगा। दमन करने के लिए एक कमिश्नर होंगे जिनका नाम है ब्राउन और एक होंगे जनरल लॉयड। वही दो लोग जो है इसका दमन करेंगे। तो एग्जाम में पूछेगा कि इसका दमन किसने किया। थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं मैं आज। इसका एग्जाम में पूछेगा कि दमन किसने किया, तो दमन में दो नाम पता होना चाहिए। भागलपुर के कमिश्नर हुआ करते थे ब्राउन, ये पहला नाम। और दूसरा नाम तो एकदम भूलइबे मत कीजिएगा, मेजर जनरल लॉयड। मेजर जनरल लॉयड। यही लोगों ने क्या किया, तो संथालों का दमन किया। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूं संथाल से, एक क्वेश्चन पूछूंगा, ओनली वन क्वेश्चन आई विल आस्क, कि संभलपुर के अंदर में इसी से संबंधित एक व्यक्ति थे, एक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता कौन थे संभलपुर से। एक लाइन में। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम आपके साथ हैं रुद्र प्रताप यादव जी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर मैं आपके साथ हूं, इसलिए साथ हूं क्योंकि टीआरई 1 के अंदर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। नंबर 1 बात, टीआरई 1 के अंदर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। टीआरई 2 में ये नहीं आया, उसके जगह कहा गया कि वैकेंसी हम दे रहे हैं। टीआरई 3 का जो वैकेंसी आ रहा है वो समझिए सप्लीमेंट्री है, मुझे यहां तक याद है। जब वैकेंसी निकाली गई 87,000 सीटों पर,
तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि 87,000 सीटों पर 87,000 अलग अलग लड़कों का रिजल्ट बनेगा। बच्चे यही उम्मीद करते हैं कि 87,000 अगर वैकेंसी निकाली गई है तो 87,000 सीटों पर अलग अलग 87,000 घरों में खुशियां आएंगी और अलग अलग लोग जो है 87,000 लोग नौकरी पर जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि रिजल्ट 66,000 कहीं आ गया। तो मेरा ये कहना है कि भाई हो सकता है ऐसा हुआ है क्या, ये तो आयोग ही बता सकता है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसमें बच्चे पास नहीं किए हों, इस वजह से उतने लोगों की नौकरियां नहीं दी गई हैं। ये भी एक मामला है। तो क्या है पहले वो क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चों ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को गेन किया है तो सीटें पूरी भरनी चाहिए। आप अगर 10% 20% वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बच्चों का राह आसान हो जाएगा। और ये बिहार सरकार जो है छात्रों के प्रति इतना कौन सरकार वैकेंसी निकाल रहा है पूरे भारत में? कोई नहीं। अगर दम है दूसरे राज्यों को कंपटीशन करना है ना बिहार से, तो हम भी चाहते हैं कि यूपी में 8 लाख वैकेंसी निकाल दी जाए। बिहार से तो दुगुना बड़ा छात्र जरूर है, झारखंड में भी 2 लाख निकाल दिया जाए और हम लोग को ओपन कर दिया जाए इतना बड़ा करेजा देके कि आइए। तो बिहार सरकार छात्रों के हितैषी है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी का। लेकिन आपने लाखों की संख्या में निकाला वैकेंसी, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन साहब जितना वैकेंसी आ रहा है उतने पे लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। तो बच्चों की ये बात है, उस पर विचार होना चाहिए। अगर किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है किसी चीजों में तो उसको संशोधित करके वेटिंग लिस्ट दे दिया जाए, ताकि एक बच्चा का जैसे 2 जगह सिलेक्शन हो गया है तो एक जगह वो ज्वाइन कर ले तो दूसरा जगह जो सीट खाली है उस सीट पर दूसरे वेटिंग वालों का नौकरी मिल जाए। मान लीजिए जो डेट ऑफ बर्थ से जिसका नहीं हुआ, जिसका 1 नंबर से नहीं हुआ, आधा नंबर से नहीं हुआ, नेम के अल्फाबेट से नहीं हुआ, तो बड़ा बड़ा मायूस सा है बच्चा। वो भी आप ही के राज्य का बच्चा है। भारत संविधान से चलने वाला देश है, ये कल्याणकारी राज्य है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का काम है कि जनता का कल्याण करें। तो आप नौकरी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार थोड़ा इस पर विचार होना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बच्चे बोल रहे हैं इस पर एक बेहतरीन तरीके से विचार कर इनकी समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। यही मेरी मांग है। ठीक है। हाँ, यूपी में खुला है, नहीं आ रहा है तो हम भी तो यही चाहते हैं कि यूपी में भी आए। कम से कम यहाँ आया है 4 लाख 3 लाख 4 लाख, तो यूपी में कम से कम 10 लाख वैकेंसी आए। उतना बड़ा राज्य है और ऐसा ही दिल खोल के लोगों का स्वागत हो। है या नहीं? अगर गलत बोल रहे हैं तो आप ही बोलिए। टीआरई 4 का एग्जाम अप्रैल तक में हो जाने की संभावना है। बस एक ही लाइन बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। टीआरई 4 का जो एग्जाम है वो अप्रैल तक होने की संभावना है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूं। अगर आप इससे ज्यादा मुझसे बुलवाना चाहते हैं तो फिर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पता है मुझे। एक मेरे भाई बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि कितने लोगों का माफ कर चुके हैं मृत्युदंड। देखिए, राष्ट्रपति ने टोटल अगर कुल मिला के बात करें तो 10 मामलों में मौत की सजाएं जो हैं उनको उम्र कैद में तब्दील किया, जहां तक मेरी जानकारी है। प्रतिभा सिंह पाटिल जब हुआ करती थी तो 2 मामला आया था, 8 लोगों की मौत की सजा थी, उसको उम्र कैद में बदल दिया था। लेकिन लास्ट 30-40 ईयर्स का देखेंगे तो केवल 10 मामले ऐसे हैं, मुझे जहां तक याद है, अब ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो टोटल इतना ही मेरी जानकारी के अंदर में। लेकिन इतना हमको पता है कि सबसे ज़्यादा याचिका जो है प्रतिभा सिंह पाटिल, जो पहली महिला राष्ट्रपति हुआ करती थी, उन्होंने दिया था। अब एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं पता है भाई, पढ़ना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया, थोड़ा पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो बता देंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के, चलिए इसका आंसर कीजिए। अच्छा, पहले तो ये आंसर कीजिए, सबसे एक इजी सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, जरा बताइए। या छोड़िए प्रथम, या कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कांग्रेस के पहले अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, जरा कमेंट करके बताइए। मैं ये देखना चाहता हूं कितने सदस्य थे। आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। दूसरा कह रहा है दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने। तीसरा कह रहा है कि गांधी जी ने बेलगाम में 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की।
ये 3 सवाल हैं, 3 सवाल हैं जो आपसे पूछे गए हैं। 72 लोगों का उत्तर आ रहा है। मेरा अनुरोध है भाई, पूजा अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी कीजिए ना, वर्ल्ड शुरू हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, इंडियन चल रहा है ना। सर कमेंट को देख के पढ़ाइएगा तो हो गया ना, अब नहीं देखेंगे कमेंट, अब ये सब डेविएट कर देता है हमको। सुनिए, तो अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें कि सरोजनी नायडू, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? पहली महिला नहीं थी ये। यहां पर 3 चीजें हैं। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन, पहली महिला अध्यक्ष कौन, तो आप जानते हैं ना कि पहली महिला अध्यक्ष का जब नाम पूछा जाएगा तो आपको उत्तर देना है एनी बेसेंट का। किसका उत्तर देना है? एनी बेसेंट का। आपसे पूछेगा ये अधिवेशन कब, जरा कमेंट करिए। 1917 में। स्थान कहां दोस्तों? तो स्थान था कलकत्ता। दूसरा आपसे यहां पर पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको मिलने वाला है 1925 का, और स्थान होने वाला है कानपुर का। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कमेंट बॉक्स के ऊपर में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। मैं चाहता हूं कि उस लिंक पर आप क्लिक करें, और लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जो है व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि मेरे क्लास की जो बोर्ड पीडीएफ है, कल वाले क्लास की भी और आज वाले क्लास की भी, दोनों की बोर्ड पीडीएफ यहीं पर भेजी जाएगी, यहीं पर भेजी जाएगी। इस बात को ध्यान, अगर आप पहले वाले में ज्वाइन हो गए हैं, देखिए एक ग्रुप में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 10-20 हजार लोग मिनिमम 2-3 दिन में ज्वाइन हो जाएंगे। तो एक बार अगर आप ज्वाइन हो गए तो दोबारा मत ज्वाइन कीजिएगा, दोबारा भी ज्वाइन करिएगा तो वहीं पहुंच जाइएगा। इसलिए अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया है तो दोबारा ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ कर सकते हैं स्कैम जी। अब सुनिए, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा क्या है भाई? दूसरा कह रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी 3 बार बने, यस और नो? यस, मैंने एक ट्रिक बताया था दादा भाई नौरोजी का, क्या आप वो ट्रिक को रिपीट कर सकते हैं? क्या आप उस ट्रिक पर रिपीट कर सकते हैं? मैंने आपको एक ट्रिक बताया था दादा भाई नौरोजी से संबंधित, दादा भाई नौरोजी से संबंधित मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या आप उस ट्रिक पर बोल सकते हैं? ट्रिक था साथियों CLC, बताया था ना CLC। क्या था भाई? 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906। C स्टैंड्स फॉर कलकत्ता, ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दूसरा हुआ था लाहौर में, तो L स्टैंड्स फॉर लाहौर, और दिस स्टैंड्स फॉर कलकत्ता। तो ये ट्रिक, ये भी सही है। गांधी जी ने बेलगाम के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल ये भी सही है। गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन जिसके गांधी अध्यक्ष बनेंगे। अच्छा, सवाल में अगर पूछ देता कि गांधी सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, INC के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, अगर सवाल पूछ देता कि INC के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तब इस प्रश्न का उत्तर क्या होता? तब उस प्रश्न का उत्तर क्या होता? सर ग्रुप फुल हो गया है, ग्रुप फुल हो गया है। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करता हूं कि भाई ग्रुप को चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो INC के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, आपको ये कमेंट करके बताना है। 1901, 2, 3, 4 मेरे दोस्तों का उत्तर आने लगा है। अब आप लोग इतना याद कर लिए ना, ग्रुप शायद फुल हो गया। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि नया ग्रुप बना के शामिल कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग एक बार में एक ही ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, हर बार मत ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सारा ग्रुप एक ही जगह जाके मिल जाएगा। तो एक ही बार ज्वाइन होइएगा, हर बार अलग अलग जगह ज्वाइन मत होइएगा। तो 1901 जो है, 1901 ठीक है। क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अनेबल टू ज्वाइन हो जाएगा भाई, इतना मत घबराइए, डोंट वरी। अब यहां पर ना बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा ऐसे सवाल जो थोड़े डिफरेंट हो। जैसे मैं पूछूंगा कि आजादी के वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आजादी के वक्त, मैं देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। स्वतंत्रता के, आजादी मेरे लिए ठीक नहीं शब्द है, टीचर के लिए स्वतंत्रता वर्ड ही होना चाहिए, आपके लिए हो सकता है ये,
तो स्वतंत्रता के वक्त अध्यक्ष कौन था, जरा बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा आप मुझे बताइए, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1933 में अध्यक्ष कौन था। तीसरा पूछना चाहता हूं 1948 में अध्यक्ष कौन था। चौथा पूछना चाहता हूं 1894 में अध्यक्ष कौन था। और पांचवा बता दीजिए 1909 में अध्यक्ष कौन था। इतना ही बताइए मुझे आप, मैं देखता हूं कितने लोगों को पता है। स्वतंत्रता के वक्त याद रखिएगा, मैंने बताया था कि 1946 में जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। लेकिन स्वतंत्रता के ठीक पहले कांग्रेस का अध्यक्ष 1947 के अगस्त महीने से पहले रिप्लाई करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए थे। हालांकि वो अध्यक्ष नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 1933 में कौन थे बताइए जरा। नलिनी सेन गुप्ता। बने कौन थे? मदन मोहन मालवीय। नलिनी सेन गुप्ता उनके जगह जो है बनी, ध्यान रखिएगा। 1948 में कौन बना? पटाभी सीतारमैया। क्या हो गया भाई इसको? कौन बना? पटाभी सीतारमैया। 1894 में कौन बना? हेनरी कॉटन। 1909 में कौन बना? मदन मोहन मालवीय। क्या इतना याद है आपको? बहुत सारे लोग उत्तर ये दे रहे हैं। क्या इतना याद है आप सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी तक वीडियो के लाइक्स बहुत कम है, आप तब तक थोड़ा वीडियो का लाइक बढ़ाइए और लाइक बढ़ाइए थोड़ा। अच्छा, एक दो सवाल और पूछ लूं यहाँ पे, बताओगे आप? आसान सवाल पूछूंगा, लेकिन मुझे पता है आप गलती कर दोगे, मैं जानता हूं आप गलती कर दोगे। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दूसरा, जन गण मन किस डेट को पहली बार गाया गया था? जन गण मन किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? अधिवेशन और डेट भी बताना, एग्जाम में डेट भी पूछा गया आपके। ठीक है, ग्रुप अब नया लगा दिया गया है। अब जितने लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पाया था वो ज्वाइन कर लें, है ना। और टेक्निकल टीम से मेरा अनुरोध है कि वो जैसे ग्रुप 3 लगा रही है ना, तो वहीं पे उसके नीचे ग्रुप 4 लिख दे, ग्रुप 5 लिख दे। और बच्चों से अनुरोध है कि सिर्फ एक के को कोई ज्वाइन करना है, कोई एक ही ज्वाइन करिए, या तो 3 करिए या तो 4 करिए। मैं एक साथ लगवा देता हूं 4-5 ग्रुप, 10 तक लगवा देता हूं, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 10 तक। लेकिन आप या 3 लगा देते हैं, ग्रुप 3, 4, 5 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए। और बच्चों से अनुरोध है कि कोई एक ही ज्वाइन करे, ऐसा नहीं कि 3 में भी कर लें, 4 में भी कर लें, 5 में भी कर लें, ये काम ना करें। बहुत सही। तो पहले का उत्तर आप सभी लोगों ने दे दिया है दोस्तों, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप सभी लोग, काफी मेहनत कर रहे हैं। रहीमतुल्ला सयानी। जन गण मन 1911 का अधिनिवेशन, अध्यक्ष कौन थे जरा बताना, और डेट था 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। इस क्लास की बोर्ड पीडीएफ अभी से थोड़ी देर के बाद इसी व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दी जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को, ऊपर में लिंक दिया हुआ है। बाकी कल से इसी में मेरे क्लास की सूचना मिलेगी आपको, मतलब कौन कौन सी क्लास शुरू होगी। मैंने आपको बता दिया कि बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की क्लासेस इसी चैनल पर आपको उपलब्ध होंगी। और भी बहुत सारी सरप्राइजेस हैं आप सभी लोगों के लिए, बने रहिए इस चैनल पे।
तब तक के लिए आपका प्यार मोहब्बत लुटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज आप बहुत कुछ सीखे होंगे। क्लास जब खत्म हो जाएगी तो आधे घंटे के बाद लौट के वापस आइएगा, क्योंकि अभी लाइव क्लास चल रहा है तो अभी आप कुछ भी कमेंट करेंगे तो नहीं होगा। और आधे एक घंटे के बाद वापस जब इस वीडियो पे आइएगा दोबारा, तो ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। मैं चाहता हूँ मैं आज आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, और जिनका कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा उन कमेंट्स को कल की क्लास में स्क्रीनशॉट के रूप में लगाऊंगा बोर्ड पर। ये वादा रहा आपसे। तो जब क्लास खत्म हो जाए, अभी अगर आप कोई भी कमेंट करेंगे तो वो मुझे अभी कमेंट में लाइव में चला जाएगा। जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो वीडियो समाप्त होने के आधे घंटे के बाद जरूर आइएगा इस वीडियो पे, और आने के बाद कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत, मेरा ये जो आपके लिए तपस्या है, ये आपको कैसा लग रहा है, इस क्लास में आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मैं अभी रात के 10:35 हो रहे हैं, मैं 11-12 बजे इस कमेंट बॉक्स को खोल के आज पढ़ूंगा कि मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। और जो 5 सबसे अच्छे कमेंट्स होंगे उनको, जो मुझे आप भाएंगे वो, या फिर जो अच्छी बातें होंगी, या फिर जो भी कमेंट्स होगा जिन्हें लेने लायक रहेगा, उसे बोर्ड पर 5 लोगों के कमेंट्स को बोर्ड पर लगाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।